हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, आज 11 दिसंबर है और सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है और इस फैसले से सबसे अधिक फ़ायदा NIOS DELED वालों को होने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि NIOS DELED यह एक 18 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम था और इसके बारे में तर्क ये दिए जाते थे कि जो NIOS DELED करेंगे वे लोग सामान्य शिक्षक भर्ती के लिए मान्य नहीं होंगे, क्योंकि ये जो पाठ्यक्रम था यह केवल उन शिक्षकों के लिए तैयार किया गया था जो कि शिक्षा दे रहे थे। मतलब एक तरीके से उनके आंतरिक शैक्षणिक कार्यक्रम का यह एक हिस्सा था और इसी वजह से इसे सामान्य शिक्षक भर्ती में मान्य नहीं किया जा रहा था। लेकिन इस पर एक पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में और अब जो फैसला आया है ये काफ़ी सुखद है। आप यहाँ देख सकते हैं कि NIOS से 18 माह का डीलिट करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने पिछले साल NIOS DELED को फ्रेश शिक्षक भर्ती में अयोग्य माना था, जिसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी और इसकी फाइनल सुनवाई करते हुए जस्टिस गवई ने फैसला सुनाया है कि 18 माह का डिप्लोमा कोर्स सभी शिक्षक भर्तियों के लिए मान्य है और इस फैसले के बाद बिहार में शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण में NIOS से जो लोग डिप्लोमा किए हैं उनके लिए तो फिलहाल बहुत ही शुभ संकेत है। अब ये लोग भी आवेदन कर पाएंगे नई शिक्षक भर्ती में, फ्रेश शिक्षक भर्ती में। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि NIOS से 18 महीने का डीलेट करने वाले अभ्यर्थी सरकारी शिक्षक बनने के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे और आने वाली शिक्षक की भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पर इसका जो अर्थ निकलता है वो ये है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई टीचर है जो कि जॉब में रहते हुए उसने NIOS से 18 महीने का प्रशिक्षण अपना पूरा किया है। अब वो किसी नई शिक्षक भर्ती में जाना चाहता है, नई जगह पर जाना चाहता है और उसको ये लगता है कि हम जहाँ पर काम कर रहे हैं, जिस राज्य में हैं या फिर जिस कैडर में हैं, उसको छोड़कर किसी अन्य शिक्षक भर्ती में अगर उसको लाभ अधिक दिख रहा है तो वो वहाँ भी आवेदन कर पाएगा। पहले तो ये बाध्यता थी कि क्योंकि आपने फला जगह फला राज्य में रहते हुए अपना NIOS DELED पूरा किया है तो आप वहीं के होके रह जाएंगे। अब ऐसा नहीं है, अब जो दायरा होगा वो बहुत ही विस्तृत हो जाएगा। ऐसे में छात्रों को शिक्षक भर्ती परीक्षा से बाहर कर दिया जाता था पहले। तो गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 2017 में कहा था कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक NIOS से DELED कोर्स कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो प्राइवेट वालों को मिलेगा। ये अगर उन्होंने प्राइवेट में भी रहते हुए अपना NIOS से DELED पूरा कर लिया है तो अब अगर वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहें, फ्रेश टीचर के लिए, तो वो अप्लाई कर पाएंगे। खैर, इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होंगे और यहाँ पर थोड़ा कंपटीशन भी बढ़ जाएगा जो 24 माह वाले हैं। तो फिलहाल ये जो संकेत है ये काफ़ी अच्छा ही मैं इसे मानूंगा, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि अंततः आपकी मेहनत ही आपकी सफलता के दरवाजे खोलती है। नहीं तो दुनिया में, छोड़ो भारत के बारे में बात करते हैं, पता नहीं कितने लाखों लोग जो है ना BEd किए हुए हैं, लेकिन एक अदद शिक्षक भर्ती या तो राज्य में आती नहीं है और आ भी जाती है तो वहाँ पर इतनी मारा पीटी मची है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जैसे अगर हम बात करें UP में ही, तो BEd वालों के समक्ष 4141 पदों पर TGT और PGT दोनों पदों को मिलाकर देखा जाए तो शिक्षक भर्ती है वो भी 2022 की है। उस पर 13 लाख आवेदक हैं और आगे ये जो कंपटीशन है बहुत ही टफ होने वाला है। लेकिन अंततः जो सिलेक्शन होगा वो तो उतनी लोगों का होगा जितने पर विज्ञापन जारी होगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो सबसे अधिक परिश्रम करेगा, जो अपनी योग्यता को सबसे ऊपर रख पाएगा, बस वही तो जॉब पाएगा। बाकी लोग तो बस यूं ही मतलब संघर्ष ही करते रह जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है ना कि जान लड़ा दो या फिर जाने दो, क्योंकि जब तक आप जान नहीं लड़ाएंगे तब तक आप सफलता का स्वाद शायद ही चख पाएँ। प्रधानाचार्य के 884 और प्रधानाध्यापक के 729 पदों की जो अध्याचन हैं वो शिक्षा सेवा आयोग ने निरस्त कर दिए हैं। ये जो फिलहाल पद थे 884 प्रधानाध्यापक और 729 जो प्रधानाचार्य के पद थे, तो ये जो विज्ञापन मिले थे 2019 व 21 में मिले थे। अब इस पर जो विज्ञापन था जारी नहीं हो सकता था, तो इसको निरस्त करते हुए फ्रेश अध्याचन जो है वो शिक्षा सेवा आयोग ने मांगे हैं। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव मनोज कुमार की ओर से सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को एक पत्र जारी किया गया है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज को अध्याचन वर्ष 2019-20 और अध्याचन वर्ष 2021-22 में प्रधानाचार्य के 884 और प्रधानाध्यापक के 729 पदों के ऑनलाइन अध्याचन प्राप्त हुए थे, जिनका विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया गया।
तो आयोग द्वारा इन ऑनलाइन अध्याचनों पर चर्चा के लिए हुई बैठक में इन अध्याचनों को शून्य घोषित किए जाने का निर्णय लिया गया और अब फ्रेश अध्याचन लेने के बाद ही नया विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो फिलहाल ये एक अच्छी पहल है, क्योंकि होता है ना कई बार कि अगर पुराने अध्याचन पर विज्ञापन जारी करके परीक्षा करा भी ली जाती है तो फिर जब नियुक्ति के लिए भेजा जाता है तो वहाँ से जानकारी मिलती है कि यहाँ पर तो मतलब नियुक्ति हो चुकी है, सीटें नहीं हैं और ये पुराना जो है अध्याचन था, नए अध्याचन में ऐसा कुछ नहीं है। तो तमाम चीज़ें हैं, इसको क्लियर करते हुए अगर चीज़ें की जाएंगी, विज्ञापन जारी किए जाएंगे तो शायद ऐसी जो समस्या सामने आती है कि अंतिम समय में नियुक्ति नहीं मिल पाती है, वो समस्या शायद ना आए। तो ये एक बेहतर पहल है, मैं तो इसे अच्छा ही मानूंगा। और शिक्षिका से चुनाव संबंधित कार्य लेने पर कोर्ट ने रोक लगाई है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जिनसे टीचिंग का काम तो करवाया जाता है लेकिन ज़बरदस्ती एक तरीके से कहा जाए, क्योंकि अगर उनको चुनाव कार्यों में लगाया जाता है वो जॉब नहीं करते हैं, मतलब अपनी ड्यूटी नहीं देते हैं, और अगर वो ना जाएं तो फिर उन पर तमाम तरीके से कानूनी कार्रवाइयाँ भी की जाती हैं। तो फिलहाल यहाँ पर एक बहुत ही शानदार जो है निर्णय आया है हाई कोर्ट की ओर से। इसमें ये आया है कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य आप नहीं करा सकते हैं, और फिलहाल यहाँ पर जो मामला है ये बहुत ही ज़रूरी है कि इसे आप समझें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षिका से चुनाव संबंधित कार्य लिए जाने के रामपुर के एसडीएम चुनाव पंजीकरण अधिकारी के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने शिक्षिका का वेतन रोकने के आदेश पर भी रोक लगा दी है और उसे नियमित वेतन का भुगतान करने का निर्देश दे दिया है। सहारनपुर की संयमी शर्मा की मतलब ये जो याचिका थी किसकी थी? सहारनपुर की एक संयमी शर्मा नामक टीचर हैं, उनकी याचिका थी, और इस पर सुनवाई करते हुए आदेश जो है ये न्यायमूर्ति अजय भनोट ने दिया है। तो क्या मामला था इसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि ऐसी जो चीज़ें हैं प्रायः आपके जीवन में भी या आपका कोई परिचित होगा जिसके जीवन में ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। याची के अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा का कहना था कि याची को एसडीएम चुनाव पंजीकरण अधिकारी रामपुर मनिहारान ने चुनाव संबंधी विविध कार्यों में लगाया था, जिसकी वजह से याची द्वारा किए जा रहे शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहे थे और वह छात्रों को पढ़ाने का काम नहीं कर पा रही थी। यही उसका मूल काम था। बाद में एसडीएम ने 29 अक्टूबर 2024 के आदेश से याची का वेतन ही रोक दिया था। अधिवक्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा सुनीता शर्मा एडवोकेट की जनहित याचिका पर पारित फैसले का हवाला दिया। इस निर्णय में खंडपीठ ने कहा है कि शिक्षकों से शिक्षणेतर कार्य नहीं लिए जा सकते हैं। खंडपीठ ने अपने विस्तृत निर्णय में कहा कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, यह उनके मौलिक अधिकार में शामिल है तथा अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 27 में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लिया जा सकता है। शिक्षकों से सिर्फ 10 वर्ष में होने वाली जनगणना, आपदा राहत और सामान्य निर्वाचन के समय ही सेवा ली जा सकती है। तो ध्यान रखना कि जो सामान्य निर्वाचन होता है उस समय तो आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी, लेकिन अगर इस प्रकार का कोई चुनाव होता है तो उसमें अगर आप नहीं जा रहे हैं तो कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो मतलब यहाँ पर जनगणना का कार्य, आपदा राहत और सामान्य निर्वाचन के समय शिक्षकों को अपनी सेवाएं गैर शैक्षणिक सेवाएं देनी पड़ेंगी। इसके अलावा उनसे कोई अन्य ड्यूटी लेना अवैधानिक है। खंडपीठ ने कहा है कि शिक्षकों का कार्य सिर्फ छात्रों को पढ़ाना है। तो चलो ये बहुत ही शानदार निर्णय है। और CUET UG में कई महत्वपूर्ण बदलाव इस बार आपको देखने को मिलेंगे। अब केवल कंप्यूटर पर ही परीक्षा होगी। पिछली बार आपने देखा था कि परीक्षा ऑफलाइन पेन पेपर मोड में भी हुई थी, तो लेकिन अब केवल कंप्यूटर वाली परीक्षा होगी। 6 के बजाय 5 विषयों का टेस्ट दे पाएंगे अभ्यर्थी। यूजीसी ने जो दिशा निर्देश हैं उसको जारी कर दिए हैं। 33 के बजाय 13 भाषाओं में ही होगी परीक्षा। जो विदेशी भाषाएँ थी उनको हटा दिया गया है। तो नहीं मिलेंगे प्रश्नों के विकल्प। पूछे जाने वाले सभी प्रश्न किए जाएंगे अनिवार्य, और 63 की जगह अब 37 विषयों में होगी परीक्षा। टेस्ट की अवधि 60 मिनट कर दी गई है। तो ये सारी जो मतलब काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आपको नए बदलाव के साथ देखने को मिलेंगी। तो विश्वविद्यालय में दाखिले से जुड़े कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट CUET UG में कई अहम बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। ये बदलाव 2025 यानी कि अगले सत्र में आपको देखने को मिलेंगे। तो अब प्रश्नों को चुनने का विकल्प नहीं होगा, और बल्कि पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर यानी कि सभी प्रश्न यहाँ पर कंपलसरी कर दिए गए हैं। और ये भी है कि अब 12वीं में पढ़े विषयों की परवाह किए बगैर किसी भी विषय में आप परीक्षा दे सकते हैं। तो मतलब अब ये चिंता मत करिए कि 12वीं में आपने क्या पढ़ा हुआ है। तो कुछ बहुत ही सकारात्मक बदलाव यहाँ पर जो हैं कर दिए गए हैं। और यूजीसी ने इसके साथ ही अगले साल होने वाली CUET में सुधार को लेकर
कई और प्रस्ताव भी दिए हैं। इसमें अब छात्र अधिकतम 5 विषयों में ही परीक्षा दे सकते हैं। इससे पहले 2024 में उन्हें 6 विषयों का विकल्प जो था वो दिया जाता था। 23 में 10 और 22 में 9 विषयों को चुनने का विकल्प दिया गया था। तो काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और शिक्षा मित्रों को अस्थायी करने की फिर से मांग उठ रही है। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ ने यह मांग उठाई है कि कार्यरत जो 1,48,000 शिक्षा मित्र हैं उनको नई नियमावली बनाकर अस्थायी करने की मांग उठाई गई है। संघ ने सरकार से कहा है कि 25 जुलाई 2017 को समायोजन निरस्त होने के बाद से आज तक 1 रुपया भी मानदेय नहीं बढ़ा है। तो हर बार शिक्षा मित्रों को निराशा यहाँ लगी है। उन्होंने कहा कि देश प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने शिक्षा मित्रों को बहुत उम्मीद है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि शिक्षा मित्रों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए इस मामले का स्वयं संज्ञान लें। और देखो यहाँ पर जो खबर है ये पटना से आ रही है कि शिक्षकों के लिए विकल्प के आसपास होगा पदस्थापन और शिक्षकों का जनवरी के पहले सप्ताह में ऐच्छिक तबादला किया जाएगा। तो तबादले के बारे में जानकारी मिल रही है। पटना में जो शिक्षक हैं उनका तबादला जो है वो जनवरी से पहले ही कर दिया जाएगा। और अब तक जो है 60,205 शिक्षकों ने इसके लिए आवेदन भी किया है कि राज्य के विभिन्न जिलों से तबादलों के लिए 10 दिसंबर के दोपहर 60,205 शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन कर दिया है। तो संख्या भी काफ़ी अधिक है। विधानमंडल में 17 को पेश होगा दूसरा अनुपूरक बजट। तो यूपी का दूसरा अनुपूरक बजट विधानमंडल में 17 दिसंबर को पेश किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार जो बजट आया था पहले जुलाई में वो 12,209 करोड़ रुपए का था। यह पहला अनुपूरक बजट था और अब दूसरा अनुपूरक बजट 17 दिसंबर को पेश किया जाएगा। तो ये जो नया बजट होगा उसमें तो कमी मतलब रहेगा 12 जो यहाँ पर बताया गया है बजट पहले का 12,209 करोड़ रुपए का, तो उससे तो कमी रहेगा। नए गवर्नर बोले सर्वश्रेष्ठ काम करने का प्रयास करेंगे। संजय मल्होत्रा आज संभालेंगे आरबीआई की कमान। तो अभी तक आपको पता ही था कि हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो 25वें गवर्नर थे शक्तिकांत दास वो रिटायर हो चुके हैं 10 दिसंबर को। और अब 11 दिसंबर 2024 से संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें गवर्नर बन रहे हैं। इनके बारे में मैंने आपको टेलीग्राम पर बताया भी था। तो चलिए ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए इसलिए शामिल किया है। ज़रूरी नहीं कि ये रोज़गार समाचार है तो सिर्फ रोज़गार ही, कुछ जनरल नॉलेज भी मैं आपको बताता रहूँगा ताकि आप बिल्कुल अपडेटेड रहें। जैसे कि यहाँ पर एक खबर और भी है कि केंद्र सरकार ने मंगलवार को आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ को राजस्व सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार भी दिया है। राजस्व सचिव रहे संजय मल्होत्रा को, मतलब पहले क्या राजस्व सचिव कौन थे? संजय मल्होत्रा। अब संजय मल्होत्रा बन जाएंगे गवर्नर, तो उनकी जगह पर आ गए हैं अजय सेठ। तो ये आप याद रखिए। और देखो फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी परीक्षाएं बहुत ही सन्निकट हैं तो आप चाहें तो आप ये पूरा करंट अफेयर का एक कंप्लीट नोट्स है। इसमें जनवरी से लेकर पूरा जो नवंबर है आपको कवर करवाया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी फैक्ट हैं, मतलब जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन है उससे संबंधित जो भी फैक्ट हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, सभी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लेता हूँ, जैसे कि भारत में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर नई दिल्ली है। अब ये जो अष्टलक्ष्मी महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ पर होगा? नई दिल्ली में। कब से कब तक? 6 से 8 दिसंबर तक। और इसका जो शुभंकर है, मस्कट है, वो पूर्वी नामक एक लड़की है। अब डिटेल देख लेते हैं यहाँ पर कि बताया गया है ना कि पहले पूर्वोत्तर क्षेत्र में 7 राज्य थे, आपको पता ही है, और इन्हें पहले कहा जाता था 7 सिस्टर्स। ठीक है। सिक्किम 2022 में पूर्वोत्तर परिषद का सदस्य बना और पूर्वोत्तर राज्यों को संदर्भित करने के लिए 7 बहने शब्द का इस्तेमाल जो है वो बंद हो गया, क्योंकि यहाँ पर आ गया एक 8वां सदस्य। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में अब कितने राज्य हैं? तो 8 राज्य हैं। कई बार एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि 7 बहनों का भाई कौन है? ठीक है। तो 7 बहनों का भाई यहाँ पर सिक्किम ऑप्शन में रहता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको यहाँ पर डिटेल में देखने को मिल जाएंगे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगे आपको। तो आप चाहें तो नवंबर का, अगर आप नियमित तौर से हर महीने का जो PDF का नोट्स है उसको परचेज करते हैं तो आप चाहें तो नवंबर का भी ले सकते हैं। आप चाहें तो जनवरी से लेकर पूरे नवंबर तक का संपूर्ण कंबाइंड PDF विशेष छूट पर आपके लिए उपलब्ध है। इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं और हमारे अकाउंट में भी। तो अभी जाकर इसे प्राप्त करिए और अपने समय का सही सदुपयोग करिए। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।